हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं मैं रविंद्र वर्मा रविंद्र वर्मा, आप सभी आप का सभी का बाराबंकी डॉट बाराबंकी ओ आर डॉट जी में ओआरजी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता स्वागत हूँ। करता हूँ। बाराबंकी बाराबंकी डॉट ओ आर डॉट जी ओआरजी एक एक बाराबंकी का बाराबंकी का ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जहाँ आप पर आप बहुत बहुत सारी सारी प्रोफेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन एजुकेशन की की ट्रेनिंग ले ट्रेनिंग ले सकते हैं। सकते हैं और इस और इस प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को इसलिए इसलिए बनाया गया बनाया है गया है कि कि गांव गांव और और शहर शहर के के बीच में बीच जो में जो शिक्षा का शिक्षा का गैप है गैप है, वो गैप वो गैप धीरे धीरे धीरे-धीरे कम हो कम हो सके। सके। हर एक हर एक स्टूडेंट स्टूडेंट चाहे चाहे कहीं पर कहीं भी पर हो, भी हो, किसी भी किसी भी टाइम टाइम अपने घर अपने से घर से आसानी से आसानी से पढ़ पढ़ सकता है। सकता है। तो तो हमने हमने बाराबंकी बाराबंकी डॉट डॉट ओआरजी की ओआरजी की शुरुआत शुरुआत इसी इसी विजन के विजन के साथ साथ किया है, किया है, जिससे जिससे सभी सभी हमारे हमारे भाई बहन भाई-बहन और और शिक्षार्थी शिक्षार्थी लाभान्वित हो। लाभान्वित हमारे हमारे साथ साथ आज आज वक्ता वक्ता हैं हैं देवेंद्र देवेंद्र पटेल। पटेल और और जो जो टॉपिक है टॉपिक है वो वो है है डेटा डेटा से से दोस्ती। दोस्ती। यानी कि यानी कि हम हम डेटा को डेटा को किस रूप किस में रूप में देखते हैं, देखते हैं, उससे उससे क्या क्या जानकारी जानकारी हासिल कर हासिल कर सकते हैं। सकते हैं। तो इन तो इन सारी सारी चीज़ों के चीज़ों के लिए लिए हमारे हमारे पास पास डेटा डेटा बहुत बहुत अहम रोल अहम रोल प्ले प्ले करता है। करता है। तो तो मैं मैं आपको आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देना देना चाहूँगा चाहूँगा देवेंद्र देवेंद्र पटेल का। पटेल का। देवेंद्र देवेंद्र पटेल पटेल लगभग लगभग 12 12 वर्षों से वर्षों से विभिन्न विभिन्न डेटा डेटा साइंस के साइंस के प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स में में कई कई सारी सारी मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में कंपनीज काम में कर काम चुके कर हैं। चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिस्टिक्स से एमएससी एमएससी करने के करने के बाद बाद इन्होंने इन्होंने लगातार लगातार बड़ी बड़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज में कंपनीज काम में किया काम है। किया है। आज के आज के टाइम पे टाइम पे इनका जो इनका जो काम काम है है वो है वो है डेटा डेटा साइंस, साइंस, मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग और और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस में डेटा डेटा मॉडल्स को मॉडल को सेट सेट करना, करना, स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग में हेल्प में हेल्प करना, करना, टीम को टीम गाइड को करना। गाइड करना। तो आइए तो आइए हम सभी हम सभी स्वागत करते स्वागत हैं करते हैं देवेंद्र देवेंद्र पटेल जी पटेल का। जी का। आप आप हमारे हमारे ऑडियंस को ऑडियंस को अपनी अपनी सरल सरल भाषाओं में, भाषाओं में खास खास करके मैं करके मैं चाहूँगा चाहूँगा आपसे आपसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा करूँगा कि कि मेरे जो मेरे जो ऑडियंस हैं ऑडियंस हैं उनको आप उनको आप सरल सरल हिंदी हिंदी भाषा में भाषा में चीज़ों को चीज़ों को बताएं, बताएं, जिससे वो जिससे वो आगे चल आगे के चल बहुत के बहुत लाभान्वित लाभान्वित हो। हों। थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू ओवर यू टू यू देवेंद्र पटेल जी। पटेल जी। या, धन्यवाद रविंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप अपने शहर के युवाओं के लिए एक नए तरह के रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैंने आपकी बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करी, वेबिनार्स देखे, जिससे मुझे ये प्रतीत हुआ कि आप अपने शहर के युवाओं के लिए लगातार कुछ न कुछ नया लाते रहते हैं। फिर से एक बार मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म बाराबंकी.org की मदद से मुझे अपने शहर के और गाँव के युवाओं के बीच मेरे कार्य अनुभव के आधार पर नए शिक्षण आयामों पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि प्रत्येक चीज़ जो इस आधुनिक रोज़गार के अवसरों के लिए ज़रूरी हो, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। और हाँ, हो सकता है कि मैं त्रुटिवश कुछ गलत बोल जाऊँ, तो आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी बिंदु पे आपको अगर लगता है कि आप इसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे बाद में भी जुड़ सकते हैं और बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। चलो मैं अपना विषय पर आता हूँ। और तो हमारा विषय है, आज की चर्चा का हमारा विषय है डाटा से दोस्ती और गाँव से करियर की उड़ान। सो हम लोग जानेंगे कि कैसे डाटा से हम लोग दोस्ती कर सकते हैं और कैसे ये हम सबके लिए एक नए तरीके के मौके का जन्म देता है। तो जैसा कि हम लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाथ दिख रहे हैं आपको, जो कि एक-दूसरे से नमस्कार कर रहे हैं या फिर मिलाप कर रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि डाटा से दोस्ती हो रही है और एक बहुत बड़े करियर की स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज की वेबिनार का हमारा उद्देश्य क्या रहेगा। तो आज की वेबिनार में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डाटा की ताकत को
के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि डाटा क्या है और हम डाटा की ताकत को समझेंगे। फिर ये समझेंगे कि डाटा की ताकत के आधार पर हम नए तरीके के रोज़गार को कैसे देख सकते हैं और उन्हें कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम समझेंगे कि हम अपनी इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल पे करी जा रही हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत हाई-फाई लैंग्वेजेज़ कह सकते हो कि आप अंग्रेजी में या फिर और भी क्लिष्ट लैंग्वेज भाषाओं में इन सब चीज़ों के ज्ञान जो है अवेलेबल हैं। लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान भाषा में इसमें करियर की शुरुआत करवा पाएँ। उसके साथ-साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अपने साथ नियमित रूप से जोड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ें और हो सकता है कि आप मेरे साथ जुड़ कर के कुछ मेरे द्वारा संचालित बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, जहाँ पे आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने डेटा के साथ में दोस्ती कर के हम लोग एक नए तरीके के करियर में जा सकते हैं। सो आते हैं अपने टॉपिक पे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डाटा क्या है और ये कैसे हर जगह उपस्थित है। तो जैसे आप सुबह में सो के जगते हो, उसके बाद से लेकर के जब तक आप सो नहीं जाते हो, तो आप स्वयं ना जाने कितने तरीके के डेटा को जनरेट करते हो। इवन दो आप जब सो रहे होते हो, उस टाइम पे भी बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने चूँकि उस तरीके के चीज़ों पे कभी बात नहीं करी, इसलिए हमें उन सब चीज़ों पे इतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। तो आज हम यहाँ हैं आपसे उन्हीं सब चीज़ों को पे डिस्कस करने के लिए, जो चीज़ें हम लोग नियमित आधार पे कर रहे हैं और वो चीज़ें कहीं न कहीं जा कर के किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में जुड़ कर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और हम आज उनके एक कस्टमर के तरीके से बन के रह गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखते हैं कि खेत में मौसम और मिट्टी का रिकॉर्ड, तो जैसे आज के समय में हम लोग अपनी फसलों को बो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाँ, अभी मौसम पानी का है, तब पानी के मौसम में हमें ऐसी फसलों को बोना चाहिए जो फसलें पानी से ज़्यादा अच्छी पैदा होती हैं। और मिट्टी का रिकॉर्ड, किस तरीके की मिट्टी कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो हमारी मिट्टी में नहीं हो सकती हैं, कुछ अलग तरीके की मिट्टी में वो हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का डेटा का रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड हमारे पास उपस्थित है, उसी के माध्यम से ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि हमें इस पार्टिकुलर एरिया में हमें किस तरीके की फसल को बोना चाहिए और इस पार्टिकुलर एरिया में किस तरीके का मौसम रहता है, तो हम उसी के बेसिस पे ही हम ये चीज़ निर्णय कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने देखा दुकान में बिक्री और खर्च का हिसाब, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, कितना बिका, कितने रुपए का बिका, कैसा हिसाब उसको रखा गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डाटा हैं। मोबाइल में जैसे आप लोग नियमित तरीके से देखते हो, आपकी वीडियो लिस्ट है, आप सुबह में कोई वीडियो देखते हो, शाम को कोई वीडियो देखते हो, रात में कोई वीडियो देखते हो। इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट है, तो लिस्ट क्या है? वो भी एक डेटा है। उसी तरीके से जैसे हम अगर विद्यालय की बात करें, तो विद्यालय में बच्चे जाते हैं, उपस्थिति अपनी दर्ज करवाते हैं, तो वो एक रजिस्टर क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे हम बच्चे की उपस्थिति के बारे में दर्ज करते हैं। साथ-साथ में बच्चों का हम एग्ज़ाम लेते हैं, हो सकता है उनके रैंक का डेटा हो, उनके मार्कशीट का डेटा हो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये डेटा हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि नियमित तरीके से हम डेटा को जनरेट कर रहे हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि हम हर रोज़ अनजाने में ना जाने कितना डेटा जनरेट करते हैं और जा कर के वो डेटा कोई ना कोई बिज़नेस या कोई ना कोई कंपनी उसको यूटिलाइज़ करती है और उसी तरीके से यूटिलाइज़ करके हमको वो अपना एक कस्टमर बनाती है। आते हैं थोड़ा-सा और डिस्कशन करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहले के समय की बात है जब हम लोग दुकानों पे जाते थे शूज़ खरीदने के लिए, तो हम शूज़ दुकानों पे जाकर के पसंद करते थे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग अपना मोबाइल उठाते हैं और वहाँ पे डालते हैं कि हमको एक शूज़ चाहिए। लेट्स से बहुत सारे हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे हमारे पास अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। हम अपना वहाँ पे रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हाँ, हमको एक शूज़ चाहिए। फिर हमको उस शूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको वो बहुत सारे आइटम्स को दिखाता है। ठीक है? तो वो बेसिकली क्या है, हमने उनको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दी कि हमको शूज़ चाहिए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे शूज़, इतने सारे शूज़ हमको दिखा दिया कि हम उसको स्क्रॉल करते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो डाटा आना बंद नहीं होगा। तो ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है हमारे द्वारा प्रदर्शित किए गए हमारे इंटरेस्ट को। जैसे हमने कहा हमारा इंटरेस्ट है शूज़, तो उन्होंने क्या किया, अपने डेटाबेस से हमको इतने सारे शूज़ ला कर के दिखा दिया कि अब हम कोई ना कोई शूज़ उसमें से खरीद लेंगे और वो शूज़ हमारे पैर में एकदम फिट आएगा। ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक छोटा-सा डेटा जनरेट किया कि हाँ, हमको शूज़ खरीदना है। और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने हमको अपना एक कस्टमर बना लिया।
ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमारे द्वारा जनरेट किए गए डेटा को वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं और नियमित रूप से वो अपने प्रॉफ़िट को अर्न करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है? तो अब इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है? तो हमारा आज का जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम आपको डेटा के बारे में बताएँ, कैसे उस डेटा को यूज़ करके बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्रॉफ़िट कमाती हैं और कैसे हम अपने आप को वहाँ पे ले जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है? तो आते हैं डेटा साइंस को समझने के लिए। तो इस चीज़ की मदद जो हमने अभी आपको बताया कि कैसे कंपनियाँ हमारे द्वारा जनरेट किए गए डेटा को यूज़ करती हैं और उससे जाकर के वो प्रॉफ़िट कमाती हैं और कहाँ पे हम जाकर के फिट हो सकते हैं या किस तरीके के रोज़गार में हम जा सकते हैं जिससे उनके द्वारा अर्न किए गए प्रॉफ़िट से हम कुछ मात्रा में सैलरी को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक नए तरीके की शिक्षा आयाम आज के समय में बहुत ही प्रचलित हो रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना मशीन लर्निंग। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोग ये सब सुन रहे हो, ये सब क्या है? एक डेटा साइंस का एक पहलू है। डेटा साइंस के अंदर के ही सब बातें हैं कि उसी से ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस निकला हुआ है, उसी से सारा कुछ मशीन लर्निंग निकला हुआ है। तो डेटा साइंस हमारा क्या है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है जिससे ही सारा कुछ निकल के आया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है? तो जैसे कि हमने बताया कि हम दिन-रात सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक हम लोग दिन भर डेटा जनरेट करते रहते हैं। हर एक प्रोसेस से डेटा जनरेट हो रहा है। बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, बहुत सारे जैसे खेती का डेटा हो गया, किसानी का डेटा हो गया या फिर किसी जॉब का डेटा हो गया या फिर टेम्परेचर का डेटा हो गया या फिर बारिश का डेटा हो गया। सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है पूरा टाइम, ठीक है? तो हमारे पास क्या है डेटा एक बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है। तो अपने बहुत बड़े डेटा साइज़ को किसी तरीके से हम उसमें से समझें, साफ़ करें और उसको इस तरीके से बना के रख लें अपने पास कि हम उसको उपयोग कर सकें। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सरल भाषा में डाटा साइंस। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि डेटा साइंस क्या करता है कि बहुत बड़े डेटा जो हमारे पास उपस्थित हैं, उन डेटा के ऊपर उनको साफ़ करना और उनसे कुछ ऐसी जानकारी निकालना जिसको हम यूज़ करके हम कुछ एक अच्छी चीज़ बना सकें। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डाटा साइंस। जैसे आप लोग आज के समय में लगभग सभी लोगों के मोबाइल में ऐप होता है कि आप देखते हो कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, सनसेट कितनी टाइम होगा, सनराइज़ कितनी टाइम होगा, ठीक है? तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये सब आप अचीव कर पा रहे हो, ये सब क्या है? ये डाटा साइंस का ही एक प्रोडक्ट है। ये डेटा साइंस से चीज़ें निकल कर के आई हैं। ये कैसे हुआ? जैसे हमने रोज़-रोज़ का डेटा जनरेट किया, रोज़-रोज़ का डेटा हमने कैप्चर किया कि जब बारिश हुई थी तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, तब जाकर के बारिश हुई थी। तो ये डेटा हमारा बहुत वर्षों से इकट्ठा होता चला आ रहा है, अब वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? तो हमने उसमें क्या किया, जैसे हमने बताया कि डाटा साइंस क्या है, उस डेटा को साफ़ करना और उस साफ़ किए हुए डेटा से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना जिसको हम यूज़ कर सकें। तो हमने क्या किया, उस बड़े डेटा से हमने एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली कि अगर ये सिचुएशन होगी, इस तरीके की स्थिति होगी, तब बारिश होगी, ठीक है? तो वो क्या हुआ, वो हमारा एक प्रोडक्ट हुआ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम जाकर के एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस की मदद से हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे फैसले ले सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम अगर अपने शहर की बात करें, हम बाराबंकी की बात करें, तो हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमें किसी भी तरीके की दुकान खोलनी है यहाँ पे या सपोज़ करिए कि हमको एक मॉल खोलना है, तो क्या हमारा शहर तैयार है उस दुकान को एक्सेप्ट करने के लिए? तैयार होने का मतलब क्या हुआ कि क्या स आपको लगता है कि वो दुकान आप जो खोलेंगे वो प्रॉफ़िटेबल हो सकती है? ठीक है? तो ये आप कैसे पता करोगे? ये आपको पता करने में मदद करेगा डाटा साइंस, जहाँ पे आप डेटा को इकट्ठा करोगे कि यहाँ के लोगों को किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। आप ज़रूरत को समझोगे, आप जिस ज़रूरत को जानोगे कि हाँ, ये ज़रूरत है, उसके उसके समानांतर आप अगर उस तरीके के बिज़नेस में जाओगे या उस तरीके की दुकान खोलोगे तो ड आपका फ़ॉर श्योर हमेशा प्रॉफ़िट ही होगा। तो जो डाटा साइंस है वो आपको इस तरीके के चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब हम समझते हैं थोड़ा-सा टर्मिनोलॉजी कि डाटा साइंस ऐसे कैसे बना, किस तरीके से बना हुआ है। तो डाटा साइंस को बनाने के लिए हमारे पास
अगर देखा जाए तो 3 तरीके की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इन तीनों चीज़ों के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी और चीज़ें होती हैं, जिनके ऊपर हम लोग अपनी आगे के मास्टर्स क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो डाटा साइंस के लिए वो होती है, उसको हम लोग कहते हैं गणित। तो लगभग जितने भी लोग हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा गणित के बारे में आइडिया होगा। अगर नहीं भी आइडिया है, तो कोई गणित सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में हमसे सीख सकते हैं। साथ में कंप्यूटर, गणित और कंप्यूटर ये दोनों इसके मेथड्स हैं। इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों की मदद से ही हम डाटा साइंस को बना पाते हैं। लेकिन अब उस बने हुए डाटा साइंस को कहाँ यूज़ करना है, वो हमारी सोच पे निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको एक शॉप खोलना है बाराबंकी शहर के अंदर, ठीक है? तो वो आपकी सोच है कि आप उस डाटा साइंस को अपनी दुकान को खोलने के लिए वहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। हो सकता है कि एक किसान हो, उसको ये पता करना हो कि हमको हमारे एक एरिया के अंदर किस तरीके की फसल को बोना चाहिए जिससे बहुत अच्छी पैदावार हो। तो ये उसकी सोच है कि वो डाटा साइंस को वहाँ पे यूज़ करना चाहता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ये चाहती हो कि हाँ, हमको इस पार्टिकुलर योजना के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शिक्षा की कोई योजना निकाला या किसी तरीके की जॉब की कोई योजना निकाला, तो गवर्नमेंट को ये समझना है कि इस पार्टिकुलर योजना को अगर हम भारत के अंदर या फिर पूरे जिले के अंदर लेकर के आएँगे, तो उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये उनकी सोच है, उसके बेसिस पे उन्होंने डाटा साइंस को यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम थोड़ा-सा और अच्छे से समझें तो डाटा साइंस क्या है? गणित, कंप्यूटर और एक सोच का प्रोडक्ट, ओके? तो क्या है, आपको अगर डाटा साइंस में करियर बनाना है तो आपको गणित, कंप्यूटर आपको मेथोडोलॉजी के तरीके से समझ में आनी चाहिए। साथ में आपको कहाँ पे यूज़ करना है उसके लिए आपको अच्छे से बिज़नेस के बारे में समझ होनी चाहिए। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। डेटा साइंस को कैसे करते हैं? इसके क्या चरण होते हैं? क्या-क्या काम करना पड़ता है? जैसे आपने समझा कि डाटा साइंस करना है, तो हमको गणित आनी चाहिए, हमको कंप्यूटर आना चाहिए और हमारे अंदर एक बिज़नेस की सोच है, ठीक है? लेकिन अब उसको करेंगे कैसे? ये हमें कैसे पता चले कि उसको करना कैसे है? तो डेटा साइंस को करने के हमारे पास बहुत सारे चरण होते हैं। जैसे सबसे पहला चरण होता है डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस खोलना है, तो पहले आप क्या करोगे, लोगों से पूछोगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे ना मिल पा रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कहा अलसी का तेल का बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ या फिर मैं सरसों राई के तेल का बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो आप पहले जानकारी करिए, क्या उस एरिया में जहाँ पे आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या उस एरिया में वो उत्पाद आसानी से अवेलेबल नहीं है? अगर आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो अगर आप अपना दुकान वहाँ पे खोलते हैं, तो ये फिक्स है, आपने चूँकि डेटा की मदद से वो बिज़नेस खोला हुआ है, तो आपको वो बिज़नेस हमेशा ग्रो करेगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप जो डेटा साइंस को यूज़ करने का होता है, उसको कहते हैं डेटा को इकट्ठा करना। और डेटा हमारा कई तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। डेटा हो सकता है आप सेंसर से इकट्ठा करें, मेबी हो सकता है कि आप मोबाइल में ऐप डेवलप करके इकट्ठा करें। हो सकता है आप किसी से फॉर्म फिल करवा लें, हो सकता है आप किसी को व्हाट्सएप से जोड़ के आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दें। आप या हो सकता है किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर आप बहुत सारे सोर्स होते हैं जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो डेटा आप कलेक्ट करके लेकर के आते हो, उस डेटा में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन। चूँकि डेटा को ह्यूमन फिल कर रहा होता है, तो ह्यूमन की गलतियाँ हो सकती हैं। तो डेटा के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं या फिर जो डेटा हमने कलेक्ट करके लाए हैं, उसको कंप्यूटर में जब हम लेकर के जाएँ, तो हो सकता है उस ट्रांसफ़र की ड्यूरेशन में कुछ उसमें गलतियाँ हो जाएँ। तो जो दूसरी और इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा को साफ़ करना, जिसको हम लोग डेटा क्लीनिंग कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा की गलतियों को या फिर जो खाली जगह है या फिर जो डेटा मिस हो जाता है, उसको हम लोग हैंडल करते हैं या उसको हम सही करते हैं। फिर तीसरी स्टेप हमारे पास जो आती है विश्लेषण करना, आंकड़ों से मतलब निकालना। दिस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारे पास होती है, वो यही स्टेप होती है जहाँ पे हम अपने द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण करते हैं और आंकड़ों से मतलब निकालते हैं कि क्या मतलब है उस आंकड़े का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण लूँ, अगर मैंने कह दिया कि इस एरिया में जो चावल की नीड है वो 13 क्विंटल, लेट्स सपोज़ 13 क्विंटल है, 13 क्विंटल है, तो 13 क्विंटल वहाँ पे जो निकल कर के आया है आंकड़ा, वो क्या है? वो एक विश्लेषण का आउटकम है, वो विश्लेषण का प्रोडक्ट है, जिससे हमको ये पता चला कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर शहर के अंदर एक इस मात्रा में गेहूँ की ज़रूरत है।
ठीक है? तो अगर मान लीजिए अगर उस एरिया में उतने गेहूँ की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम अगर कोई ऐसा बिज़नेस खोलते हैं जो उस कमी को पूरा कर सके, तो हमारा बिज़नेस हमेशा आगे की तरफ जाएगा। फिर हमारे पास चौथी स्टेप जो होती है वो होती है विजुअलाइजेशन। अब होता क्या है कि जैसे हम आंकड़ों का जब विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आते हैं वो गणितीय भाषा में लिखे होते हैं। उसको ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को समझ में आए। हो सकता है कि आप डेटा साइंस पढ़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक गाँव के आदमी को कैसे समझ में आएगा कि हाँ, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 13.5 टी लेट्स से कुछ भी लिखा हुआ है, हमको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। जब तक हम उसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन क्या हमारे पास इतना समय होता है कि हम किसी को हर एक व्यक्ति के पास जाएँ और उसको इस आंकड़े को समझाएँ कि इस आंकड़े का मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं कि हम हर आदमी तक पहुँच सकें, ठीक है? तो जब हम हर आदमी तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो हम अपने रिज़ल्ट को उस तरीके से बना कर के लेकर के आते हैं, जिससे एक आम आदमी भी उसको बहुत ही आसानी से समझ सके। जिसको हम लोग कर सकते हैं विजुअलाइज़ेशन की मदद से। और हम इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है? जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारे एनालिसिस का रिजल्ट क्या था। जैसे लगभग सभी लोगों को बहुत अच्छा आज के समय में हम ये डेटा साइंस की वेबिनार कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग लोग टेक्नोलॉजी से भली-भाँति परिचित हैं। आप लोगों ने कोविड के समय में देखा लगभग सभी लोगों को कोविड के जितने भी केसेस हैं, उस पे रोज़ देखने का आदत हो चुका था। लगभग सभी लोगों को ये था, सब लोग रोज़ देखते थे कि हाँ, कर्व इंक्रीज़ कर रहा है, कर्व बढ़ रहा है, लोग केस बहुत बढ़ रहे हैं, केस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर क्या हुआ, आपने देखा कि हाँ, इंक्रीज़ रेट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, या फिर डेथ टोल डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे करके आपने बहुत सारे आंकड़ों को देखा हुआ है और आपने बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन को देखा हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत एडिशन है कि आज आज के समय में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पे आपको एक बेसिक लेवल के बारे जानकारी है कि विजुअलाइज़ेशन क्या है और हम उसको कैसे देखते हैं। फिर आता है जब हमारे पास आंकड़ों से हमारा मतलब या फिर जो कह सकते हो एक रिजल्ट हमारे पास है, साथ में हमारे पास जो चार्ट है या ग्राफ है, उसकी मदद से हम निर्णय ले लें। जो और वो निर्णय हमारे पास क्या हो, जो कि निर्णय ले वो हमारे फैसले को लेने में मदद करेगा। ठीक है? तो ये हमारे पास जो 5 स्टेप लिखी हुई हैं, यही हमारे सबसे मजबूत स्टेप्स हैं डेटा साइंस में अपने करियर को बनाने के लिए। अब आते हैं इन हर एक स्टेप पे हर तरीके के रोजगार के अवसर हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वेयर की ज़रूरत है, जो सर्वे करते हैं। इनकी भी अपनी एक जॉब होती है। भारत सरकार में बहुत सारे ऐसे पद आते हैं, सरकारी योजनाएँ आती हैं, जहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स को नियुक्त किया जाता है। अभी करंट में अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा सर्वे होने जा रहा है, सेंसस होने जा रहा है जिसमें डेटा को ही कलेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि अभी हमारे जस्ट हम देखने जा रहे हैं उससे रूबरू होने जा रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से डेटा की क्लीनिंग के लिए डेटा की क्लीनिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जॉब रोल आते हैं जो सिर्फ डेटा को क्लीन करने का काम करते हैं। फिर डेटा के विश्लेषण में उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे रोल्स आते हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशंस आती हैं जहाँ पे हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। उसी तरीके से विजुअलाइज़ेशन करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जब आप इन चारों स्टेप्स को कर लेते हो तो जिस बिज़नेस के लिए आप ये काम कर रहे हो, वो बिज़नेस उन सब चीज़ों को यूज़ करके एक सही निर्णय लेता है। जैसे आप बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल अपने आस-पास ही देख सकते हो कि जैसे आपके ही शहर में अच्छे-अच्छे मॉल खुल रहे हैं। तो ये मॉल ऐसे नहीं खुलना शुरू हो गए कि बस कल सुबह में कोई आया कहा कि ठीक है हमको यहाँ पे एक मॉल खोलना है। नहीं, वो ऐसे नहीं शुरू हुआ। उसकी कहानी वर्षों से चलती चली आ रही है। लोगों ने डेटा इकट्ठा किया, लोगों ने ज़रूरत समझी, लोगों ने उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद उसके विजुअलाइज़ेशंस बनाए। उसके बाद उन्होंने उसको समझा कि नहीं इस एरिया के अंदर इस मॉल की नीड है, इसकी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उस मॉल को खोला हुआ है। वरना आपको क्या लगता है कि लोग अरबों रुपए ऐसे ही लगा देंगे, ऐसे कोई नहीं लगाता है। सब लोग अब किसी तरीके की एनालिसिस को परफ़ॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे ही डिसीज़न लेते हैं। अब हमें क्या करना है इसके हमें ये करना है कि जब कोई बिज़नेस इस निर्णय की स्थिति में आता है, तो बहुत सारा पैसा रिलीज़ करता है किसी एक कंपनी के लिए और वो कंपनी काम करती है। तो अगर हम अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाएँ, जहाँ पे हम इन सब कामों को करने में सक्षम हो जाएँ, तो हम उनके यहाँ एक एम्प्लॉयी के तरीके से काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे सैलरी पे हम उनके यहाँ जो है अपना ये एनालिसिस का काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और भी नए अवसर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं कुछ कि खेती में हम लोग डेटा साइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे मौसम का डेटा है।
तो अगर मान लीजिए आपको ये पता है, आपके पास मौसम का डेटा है, आप 10 साल से डेटा को देखते चले आ रहे हो कि जब इस तरीके का मौसम होता है, ठीक है, तब बारिश होती है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है मौसम के डेटा के बेसिस पे, तो हो सकता है कि अब एक कल बारिश हो, और या फिर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कब बारिश होगी। जैसे हमारे मोबाइल में दिखाता है कि अगले 4 घंटे में बाराबंकी के इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी बारिश होने वाली है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब डेटा साइंस है। कैसे हुआ? मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद हुआ। फिर मिट्टी की रिपोर्ट। तो मिट्टी की रिपोर्ट अब जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो हमारी सरकारी संस्थान हैं, संस्थान हैं, जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास ये डेटा है। उन्होंने डेटा अपने पास रखा हुआ है कि किस एरिया में किस तरीके की मिट्टी है। कहीं पे दोमट मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है। उसके बेसिस पे ही उन्होंने फसलों का क्रम निर्धारित किया है कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके की फसल क्रम को ही बनाया जाए, ठीक है? तो उसी तरीके से मंडी का डेटा, अगर मान लीजिए आपके पास मंडी का डेटा है, आप रेगुलर मंडी का डेटा का एनालिसिस करते हो, तो आप ये पता लगा सकते हो कि किस तरीके की मंडी में और कहाँ पे हमारी फसल का बहुत ही अच्छा दाम मिलने वाला है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कीटनाशक पैटर्न, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के 5 साल पहले, 7 साल पहले हमारी फसलों में इतना ज़्यादा कीटनाशक नहीं होते थे, लेकिन अभी क्या है, अब हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक होने लगे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम ये पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके के कीटनाशक हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और वो किस तरीके के मौसम में इस चीज़ के असर करते हैं। तो हम उस तरीके की कंपनी जो इस पे काम कर रही है, वो उसी तरीके की दवाएँ बनाएँगे, उसी तरीके की चीज़ें बनाएँगे, जिससे क्या हो कि उन जो कीटनाशक हमारे पास हैं, उनको खत्म किया जा सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को कोई यूज़ कर सकता है, एक किसान यूज़ कर सकता है, तो अब किसान भी हमारा जो है एक डेटा वैज्ञानिक है, और अगर वो सीख रहा है तो आगे चल कर के भी वो डेटा वैज्ञानिक बन सकता है। दूसरा एक उदाहरण हम लोग लेते हैं स्वास्थ्य में। हमने कहा डाटा साइंस हर एक जगह पे है, हर जगह पे है। कहीं कोई भी फ़ील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर इसके रोज़गार के अवसर नहीं हैं। आप जो शब्द कह देंगे, मैं उस शब्द के क्षेत्र में आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बताऊँगा, जहाँ पे डाटा साइंस के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी नौकरियाँ मिलेंगी और अच्छे वेतनमान मिलेंगे आपको। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, स्वास्थ्य में डाटा साइंस कैसे असर करता है, कैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे हमने कहा बीमारियों का रिकॉर्ड, अगर हमारे पास बीमारी का रिकॉर्ड है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से शहर में आने वाले समय में किस तरीके की बीमारी हो सकती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एनालिसिस किया था, 4-6 साल पहले की बात है कि बिहार के कुछ स्पेसिफिक एरिया में कालाजार नाम की एक बीमारी प्रेवलेंट हो गई थी। उसी तरीके से अपने भी एरिया में क्या, बारिश का मौसम आता है, उस केस में डेंगू बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है, डेंगू, मलेरिया सबको होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही मौसम का शिफ्टिंग होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, उस टाइम पे बहुत लोगों को फ़ीवर हो जाता है, किसी को सर्दी हो जाता है, इस तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या है, इस तरीके के हम डेटा एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के मौसम में किस तरीके की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं और किस तरीके के बच्चों में किस तरीके का टीका लगा हुआ है और किस तरीके के टीके की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने बच्चों को भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा सकें। साथ-साथ में हम लोग अगर मरीजों के इतिहास हमको पता है, मतलब मरीजों का डेटा अगर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के मरीज पे किस तरीके की दवा काम करती है और वो दवा सही से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी दवा अच्छी है, तो हम अपने जो पेशेंट हमारे पास हैं, जो सीरियस हालत में हैं, हम उनको उठा कर के उस दवा से दूसरी दवा पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो निर्णय होते हैं, ये सारे के सारे निर्णय लेने के लिए हमारा डेटा साइंस मदद करता है। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण जो हम स्वास्थ्य में डेटा साइंस को उपयोग में लाते हैं। फिर आते हैं नौकरी और बिज़नेस में डेटा साइंस हमारा कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे नौकरी एक मान लीजिए हम अगर करने के लिए जाते हैं, तो जैसे हमारा एक जॉब है, हम नीति आयोग में जॉब करते हैं। हमसे कह दिया गया कि हाँ, कुछ एक ऐसा बजट बनाओ, हमारे पास 200 करोड़ रुपए हैं और हमको भारत में कुछ या फिर उस पर्टिकुलर जिले में या बाराबंकी में या लखनऊ में, दिल्ली में कहीं पे हमको कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी बहुत सारे लोग लाभान्वित हों। आपको ये टारगेट दे दिया गया है। फिर आप क्या करोगे, आप बहुत सारे डेटा को एक्सप्लोर करोगे, सारी डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करोगे, सारी स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और एक पॉइंट पे आओगे कि आपको किस तरीके की योजना को लाना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी नौकरी में अपने डेटा साइंस को यूज़ कर पा रहे हैं। बिज़नेस में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे हम ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं डेटा साइंस की मदद से कि कौन से ग्राहक कब क्या खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिज हुआ, तो फ्रिज हो सकता है कि कोई बारिश में खरीदे, हो सकता है कि कोई
सर्दी में खरीदे, हो सकता है कि कोई गर्मी में खरीदे, ठीक है? लेकिन एक बड़े लेवल पे अगर कोई फ्रिज कंपनी है, वो अगर ये पता लगाना चाहे कि उसकी ज़्यादातर फ्रिज किस तरीके के समय में सेल होती हैं, ठीक है? तो वो उस तरीके के समय में अपनी फ्रिज कंपनी से कभी भी फ्रिज कम नहीं होने देगी। वो बहुत ज़्यादा फ्रिज को अपने यहाँ भर करके रखेगी, जिससे क्या हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा, आप कहीं भी मॉल में जाते हैं, अपने यहाँ के मॉल में देख लीजिए, किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाकर के देख लीजिए, आपको हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है कि आप बाय 2 करिए, गेट 3, बाय 2 करिए, गेट 4, ओके। उसी तरीके से आपको दिखता है कि आप 199 की शॉपिंग करिए, 20 रुपए का डिस्काउंट लेके जाइए, या फिर आप 2000 रुपए की शॉपिंग करिए, 500 रुपए का कूपन लेकर के जाइए, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब डेटा साइंस का प्रोडक्ट है। ये कैसे बनाया गया? उन्होंने उस तरीके की प्रोडक्ट, जिस तरीके के प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, या जिस तरीके के प्रोडक्ट उन्होंने वहाँ पे रख के रखा हुआ है, उसमें उस प्रोडक्ट का डेटा उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, और उसमें देखा कि अगर हम इस पार्टिकुलर बायर को अगर हम 2000 रुपए की शॉपिंग पे 500 रुपए दे देते हैं, तब क्या हमारा लॉस तो नहीं होगा? उन्होंने देखा कि हाँ, ठीक है, इतना देने के बाद भी हमारा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छी एनालिसिस करके रखी हुई है, और वो एनालिसिस हमारी ये कह रही है कि नहीं, आपको लॉस नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, हम अपना एक ऑफर वहाँ पे लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा सामान ज़्यादा बिक जाएगा, हमको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आएगा, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसा सामान भी निकल जाए, जो सामान हमारा बहुत दिनों से बिक नहीं रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा सामान खरीदने जाते हैं, साथ में हम कोई एक ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसका हमारा बहुत उपयोग नहीं होता है, लेकिन वो सामान हमें इनाम में वहाँ पे मिल जाता है, जिससे हम उनके एक परमानेंट कस्टमर बन सकें, और जिससे ये लगे कि हाँ, ये कस्टमर हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है, और हम इसको एक गिफ्ट वाउचर या फिर एक सामान साथ में देते हैं। हर एक गाँव की दुकान, जहाँ गाँव की हो चाहे शहर की हो, हर जगह पे अब सब लोग डिजिटल हिसाब रखते हैं, और ये देख सकते हैं कि हाँ, हमारा कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा हमारे गलत में आ चुका है, हमारा कितना प्रॉफिट हो चुका है। इन सब चीज़ों का आप हर समय हिसाब रख सकते हो डेटा साइंस की मदद से। उसी तरीके से यूट्यूब बहुत अच्छा उदाहरण है, आप सब लोग देखते हो, तो जैसे यूट्यूब पे कौन-सा वीडियो ज़्यादा देखा जा रहा है, ये भी एक हमारा क्या है, ये भी एक डेटा साइंस का प्रोडक्ट है। अब बहुत सारी चीज़ें जैसे आप देखते हो कि आप डेटा साइंस यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो प्ले करी, ठीक है? उसके थोड़े समय के बाद आप देखते हो कि आपको एकदम लगभग सिमिलर तरीके की वीडियो आपको वहाँ पे दूसरी दिखना शुरू हो जाएगी। छोटा-सा उदाहरण लेता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें से गज़ल सुनते होंगे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनते होंगे। आप बस एक बार सर्च कर दीजिए। आप गूगल पे, यूट्यूब पे डाल दीजिए कि नुसरत फ़तेह अली खान, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1 गाना, 2 शायरी, 3 शायरी, 4 गज़ल, 5 गज़ल, ऐसे करके ना जाने कितना, जितना भी लिस्ट उसके पास होगा, वो सारा का सारा हमको दे देगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारे इंटरेस्ट को हमने उसको दिया, और उसने उसके डेटा की एनालिसिस करी, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हमको वो लगातार उस तरीके के वीडियोज़ को दिखाता जा रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे बिज़नेसेस में, नौकरी में हम डेटा साइंस के यूज़ को समझ सकते हैं। फिर आते हैं, बहुत ही एक रियल से एग्जाम्पल को उठाते हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डेटा साइंस की मदद से हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आपके सामने एक विजुअलाइजेशन है, और अगर मैं इसका डेटा आपको दिखाना चाहूँ, तो डेटा कैसा दिखेगा? मैं एक बार अपनी फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि जो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ किस तरीके के डेटा से जनरेट किया गया है। मीनवाइल आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है है तो तो आप आप चैट चैट में में मैसेज मैसेज दें। दें, वी विल वी ट्राई विल टू ट्राई टू आंसर आंसर ऑल द ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाय रविंद्र जी, प्लीज़ कंफर्म करिएगा अगर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही हो। विजिबल है, विजिबल यू है, कैन यू गो। कैन ठीक है, गो। धन्यवाद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मिल्क प्रोडक्शन का डेटा है, ठीक है? और इस डेटा में आप देख रहे हैं 1991 से लेकर के हर साल का मिलियन टन्स में दूध के उत्पाद का हमारे पास डेटा रखा हुआ है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, मतलब हर एक पर्सन हर एक लोगों के द्वारा कितना दूध का कंजम्पशन किया जाता है, उसका डेटा यहाँ पे लिखा रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास ये डेटा है, हालाँकि मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए बहुत छोटा-सा डेटा लिया हुआ है, जिससे आपको समझा सकूँ कि डेटा एक्चुअली में दिखता कैसे है, और हम
इस डेटा की मदद से हम क्या अच्छा बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास छोटा डेटा हो सकता है हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डेटा हो। जैसे हमारे पास जीन होता है बॉडी के अंदर, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ जीन्स हैं, ठीक है? तो उनका जो डेटा हमारे पास होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में होता है। तो इस तरीके से हमारा एक डेटा यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम उदाहरण के तरीके से लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब आते हैं हम इस डेटा की मदद से कैसे हम एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इस डेटा के बेसिस पे, जिससे हम एक नए तरीके की कहानी बना सकें और नए तरीके का परिणाम ला सकें लोगों के बीच में, ठीक है? चलते हैं आगे। रविंद्र जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. ठीक है? Now तो visible. आप लोगों ने अभी देखा कि भारत में जो दूध का उत्पादन होता है, उसका आपने देखा कि किस तरीके से डेटा वहाँ पे लिखा हुआ था। उस डेटा को अगर थोड़ा-सा और सोच के देखिए कि अगर वो डेटा 1000 रो होता, 2000 रो में होता या 3000 रो में होता, तो क्या आप कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल पाते? आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि इतनी सारे डेटा पॉइंट्स को एक बार में देखना हमारी आँखों के लिए इतना आसान नहीं होता है। हमने क्या किया, हमने डेटा साइंस को यूज़ किया, ठीक, उसकी मदद ली और हमने एक बड़ी अच्छी कहानी यहाँ पे बना करके तैयार करी। और हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ईयर वाइज़ मिल्क प्रोडक्शन जो भारत के अंदर है, जो दूध का उत्पादन भारत में है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? आप अगर देखें, ठीक है? आप अगर देखें तो हमारा जो कर्व है, जो ग्रोथ हमारे पास है मिल्क के उत्पादन का, वो एक तरीके से हमेशा बढ़ते हुए चला जा रहा है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि किस तरीके का मिल्क अच्छा बढ़ रहा है, किस तरीके का मिल्क कम अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है? तो अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें मिल्क काऊ, मिल्क बुफैलो, तो दोनों ही लगभग हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की मात्रा में बढ़ रहे हैं और एक ही तरीके के ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। इससे हमें क्या प्रतीत हुआ कि भारत के अंदर जो दूध का उत्पादन है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है? जिसमें हमारे मिल्क का काऊ मिल्क भी बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ता जा रहा है और बुफैलो मिल्क भी बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये थी हमारी एक बहुत छोटी-सी केस स्टडी, जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक डेटा दिया हुआ था, उस डेटा की मदद से हम कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने डाटा साइंस को यूज़ किया और एक बड़ी अच्छी कहानी बना करके तैयार की, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो देश में दूध का उत्पादन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है? आते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, ठीक है? तो आज के समय में सभी लोग, लगभग सारे युवाओं के पास स्मार्टफ़ोन है, ठीक है? तो अगर हमको मान लीजिए कोई एनालिसिस करनी हो कि अब आज के समय में मोबाइल की ग्रोथ रेट कैसी है, किस तरह की कैसा मतलब मोबाइल में जो वृद्धि हो रही है, वो किस तरीके से वृद्धि हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेटा को, तो डेटा हमारे पास क्या था, वो 1-2 हज़ार 3,000 रो में था, क्योंकि हमारे पास आज के समय में भारत की जो आबादी है 150 करोड़ के आसपास में पहुंच रही है, तो लगभग उतना डेटा हमारे पास होता कि आप मोबाइल चलाते हो, हाँ या ना? दूसरा आदमी से पूछे, आप मोबाइल चलाते हो, हाँ या ना? ऐसे करके आपके पास क्या है, आपके पास करोड़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है, 1 करोड़ से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है, 100 करोड़ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो आप उस 100 करोड़ इन्फॉर्मेशन से आप कोई भी चीज़ अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। आपने क्या किया, आपने उसको डेटा डेटा साइंस की कांसेप्ट को यूज़ किया और छोटा-सा आपने विजुअलाइज़ेशन किया। अभी मैंने एनालिसिस का कोई भी रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। हमने सिर्फ़ आपको केवल विजुअलाइज़ेशन दिखाया हुआ है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि कैसे डेटा साइंस हमारा बहुत ही आसानी से किसी भी डेटा को एनालाइज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मोबाइल की ग्रोथ रेट है, स्मार्टफ़ोन की ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही तेज़ बढ़ी हुई है, ठीक है? 2013 में हमारे पास 76 मिलियन के आसपास में मोबाइल यूज़र हुआ करते थे। लेकिन अभी धीरे-धीरे 2020 तक की हमारे पास, इस वाले फिगर में मैं डेटा की एनालिसिस करी और आज के समय में हमारे पास 696 मिलियन लोग स्मार्टफ़ोन के यूज़र हैं। अगर हम इसको 2025 के डेटा पे मैप करके देखते, तो हो सकता है कि हमारे पास 1000 मिलियन से भी ज़्यादा बड़ा हमारा कर्व ये बन करके आता। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही इतना ह्यूज अमाउंट में जो हमारे पास डेटा रखा हुआ था, उस डेटा की मदद से आपने इस तरीके का एक विजुअलाइज़ेशन बनाया, जिसके बेसिस पे आपने ये जाना कि हाँ, मोबाइल में स्मार्टफ़ोन की जो ग्रोथ रेट है हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही तेज़ी से
बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एक तीसरी केस स्टडी की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे बीमारी के बारे में। ठीक है, किस तरीके की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और हम किसी जगह से अगर हमें कंपैरिजन करना हो, जैसे हम उदाहरण के तरीके से देखें कि हमारे देश के जो राज्य हैं, उन राज्यों में अगर हम चीन की अपेक्षा कंपेयर कर करके देखें तो ज़्यादा बीमारी है या कम बीमारी है, हमको इस तरीके का है कंपैरिजन करना है। तो अब चूंकि हमारे पास कितने लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, चाइना के पास कितने लोग हैं, वहां पे भी कुछ आबादी होगी। ठीक है, तो हम अगर इस तरीके से कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पे प्राप्त ना कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने डेटा साइंस की कॉन्सेप्ट को यूज किया और हमने एक बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन बनाया, और इस विजुअलाइजेशन की मदद से हम एक देश को दूसरे देश से कंपेयर कर सकते हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम कर करके देखते हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों को हम कंपेयर करके आपको दिखाएंगे चीन से या फिर श्रीलंका से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला उदाहरण ले लें केरला। ठीक है, अगर हम केरला का एग्जांपल यहाँ पे ले लें तो केरला हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो यहाँ पे 1 बेसिकली आपको जो बता रहा है वो एक रेशियो बता रहा है, जो कि बता रहा है इंडिया, या फिर इंडिया नहीं, केरला, सॉरी, केरला और चाइना इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो इसका रेशियो केरला और चाइना का जो रेशियो है वो 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केरला और चाइना में लगभग बीमारी का जो रेशियो है वो इक्वलेंट है, एक ही जैसा है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग बीमार होते हैं या केरला में कम लोग बीमार होते हैं, चाइना में ज्यादा लोग बीमार होते हैं। यहाँ दोनों जगहों पे, केरला में और चाइना में, दोनों जगह पे लगभग इक्वली लोग बीमार होते हैं। आते हैं किसी और स्टेट को हम लोग चूज करते हैं। चलो हम लोग चूज करते हैं मेघालय को। ठीक है, तो मेघालय में हम लोग देखते हैं कि ये रेशियो हमारे पास कितना है, 1.47 है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेघालय एक बार लिख लेता हूँ, मेघालय, और ये कितना है, 1.47। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मेघालय और चाइना का जो रेशियो है वो 1.47 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 होता तो हम कहते हैं कि हाँ दोनों में एक ही जैसी बीमारी है, लेकिन ये 1.47 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 47% ज्यादा डिजीज है, मेघालय में 47% ज्यादा डिजीज है चाइना की अपेक्षा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लगभग आधे से ज्यादा लोग बीमार, आधे से थोड़ा सा कम लोग ज्यादा बीमार होते हैं इन कंपैरिजन टू चाइना। ठीक है, तो देखो कितनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे निकाल पा रहे हैं एक बहुत बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने के बाद। फिर आता है, अगर हम अपने अपने प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ का जो रेशियो है वो कितना है, 1.77% है। ठीक है, तो इसका का मतलब निकला कि हमारे राज्य में जो बीमारियां हैं, लगभग 3/4 बीमारियां ज्यादा हो रही हैं अपेक्षाकृत टू चाइना। ठीक है, तो इस तरीके की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन को हम हो सकता है हम अकेले ना यूज कर पाए, हो सकता है कोई कंपनी, जैसे बहुत सारी बीमा कंपनी हमारे पास होती हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ में काम करती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो लाइफ पे काम करती हैं। ठीक है, तो वो कंपनी इस तरीके की डेटा की एनालिसिस करके इन वैल्यूज को यूज करते हैं, इन आंकड़ों का यूज करती हैं, और वो देखती हैं कि हाँ किस तरीके के प्रदेश में ज्यादा लोग बीमार होते हैं। ठीक है, वहां पे उनके पॉलिसीज के जो रेट होते हैं वो महंगे होते हैं। हो सकता है जहाँ पे लोग बहुत बीमार होते हैं, जैसे हमने केरला यहाँ पे देखा कि लोग ज्यादा बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पे वो पॉलिसी को थोड़ा सस्ते दर में भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, उन्होंने इस चीज को देख लिया, समझ लिया कि जहाँ पे लोग ज्यादा बीमार हो सकते हैं वहां पे हमें ज्यादा रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा को वापस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे लोग कम बीमार हो रहे हैं वहां पे क्या होगा कि लोगों के क्लेम बहुत कम आएंगे और हमको कम पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जगहों पे इस तरीके के रिजल्ट बहुत अच्छे से यूज किए जा सकते हैं। आते हैं, बहुत ही अच्छी स्लाइड। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करें, ये एक आपको एनालिसिस को भी दिखा रहा है, हमने डेटा साइंस को यूज भी किया हुआ है यहाँ पे, साथ में आपको एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा अभी इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद, सरकारी बनाम निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक एनालिसिस है, ये भी एक डेटा साइंस का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसी से ये बन करके आया है। ये ग्राफ हमने जो बनाया हुआ है ये कहीं और से नहीं निकल करके आया, ये एक डेटा साइंस के उत्पाद के तरीके से निकल करके आया हुआ है। ठीक है, कैसे, हम जैसे हमारे शहर में, हमारे देश में कोई भी भर्ती आती है,
सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो यहाँ पे टीचर की वैकेंसी आई, ठीक है। तो क्या हुआ कि टोटल जो हमारे पास वैकेंसीज आती हैं उनका डेटा ईयर वाइज आप कलेक्ट करिए, ठीक है, या फिर महीने वाइज रिपोर्ट बनाइए। साथ में आप जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज हैं आप उनसे रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखते हो कि आपके पास डे वाइज जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं या महीने वाइज या ईयर वाइज जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनका आप एक डेटा सेट बनाइए, ठीक है। और उन डेटा सेट से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ के लेवल को थोड़ा सा देखिए। ग्राफ को समझने के लिए मैं आगे कभी किसी और मास्टर क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और कैसे ग्राफ की मदद से ही लोगों को जो है घुमाया भी जा सकता है और कैसे लोगों को अच्छे से ग्राफ को समझना चाहिए जिससे लोग बहुत अच्छे उसमें से रिजल्ट्स को निकाल सकें। ये सब हम लोग अपने आगे की मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आते हैं अपने टॉपिक पे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो काले से रेखा बनी हुई है यहाँ पे, ये रेखा हमें दर्शाती है कि ये प्राइवेट सेक्टर का ग्राफ है, ठीक है। और ये हमें दर्शाती है ये गवर्नमेंट सेक्टर का ग्राफ है। तो अगर हम लोग देखें सिर्फ और सिर्फ, और ये वैल्यूज हमारे पास जो दी हुई हैं ये मिलियन में वैल्यूज दी हुई हैं कि 1 मिलियन जॉब जनरेट हुई या 2 मिलियन जॉब जनरेट हुई या 3 मिलियन जॉब जनरेट हुई या बिलियन में भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मिलियन में है जो भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा कभी भी गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उससे कहीं ज्यादा वैकेंसीज लगभग 2 गुना कह सकते हैं, ठीक है। हम पूरी तरीके से 2 गुना हर जब तक हम किसी तरीके का टेस्ट ना कर लें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कर्व की मदद से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लगभग 2 गुना वैकेंसीज हमारी ज्यादा रहती हैं हमारे कारपोरेट में या फिर कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और ये सारी वैकेंसीज जरूरी नहीं है कि हाँ केवल और केवल बहुत छोटे दर्जे की जॉब्स होती हैं, इसमें बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और बहुत ही अच्छे वेतनमान पे काम करते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी है आज के समय में, ठीक है। तो इस कर्व से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिली। पहली इन्फॉर्मेशन मिली कि ये कर्व हमारा क्या है, डेटा साइंस का एक प्रोडक्ट है। पहली जानकारी हमको ये मिली जिसमें हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो हमेशा लेस रहती हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में। तो इससे हमको एक बहुत अच्छा आइडिया आया, बहुत अच्छी चीज हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जब जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जहाँ पे काम के अवसर हमारे पास ज्यादा हैं, अगर हम उस तरीके के क्षेत्र में काम करें, उस तरीके की चीजों को पढ़ें तो डेफिनेटली हमारा करियर बहुत अच्छा होगा। ना कि हमारा करियर तब बहुत अच्छा होगा जहाँ पे हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग अवेलेबल हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमें कोर्स का या फिर विषय का चयन करने से पहले हमेशा इस तरीके की एनालिसिस को देखना चाहिए और उसके रिगार्डिंग या उसको सीखने के लिए क्या हो सकता है आप उससे संबंधित शिक्षकों से या उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़िए और बात करिए और उस तरीके के करियर को आप परस्यू करिए, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन हमारा 2 तरीके से हमारी मदद करता है। फिर आते हैं देखने के लिए कि डाटा साइंस में करियर के क्या अवसर हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इतना कुछ मैंने बताया कि बहुत जॉब्स है, बहुत पैसा है, तो क्या जॉब्स है? जैसे आप भारत के अंदर देखते हो या यूपी के अंदर देखते हो कि आपके पास लेट्स से टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। प्राइमरी टीचर, बेसिक जूनियर टीचर, ठीक है। पद का नाम क्या? सहायक अध्यापक। उसी तरीके से लेखपाल, उसी तरीके से पीसीएस अधिकारी या फिर डीएम, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे पद हैं और उन पदों के हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से उनका अपना अलग-अलग वेतनमान है। वैसे ही हमारे डाटा साइंस के अंदर, चूँकि मैंने बताया कि डाटा साइंस आज के समय में हर एक जगह पे, हर एक क्षेत्र में बराबर काम कर रहा है और कहीं न कहीं दोगुना काम कर रहा है, जो हमारी अन्य जॉब स्थितियाँ हमारे पास हैं। तो इसमें हमारे पास जो पद होते हैं, जैसे हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे पद हैं, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट जो हमारे पास पद होता है, इसका जो आरंभिक कह सकते हो जो शुरुआती तनख्वाह हमारे पास होती है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है। और आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो सकता है कि आपने किसी बड़े अच्छे कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया अपना और आपने पढ़ा और आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। तो प्लेसमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आपको वो एक अमाउंट या फिर 8 से 10 लाख रुपए का उन्होंने आपको एक टेंडर दे दिया कि हाँ भाई आपको 1 साल में हम इतनी सैलरी देंगे और आपको हर साल 10% 20% के हिसाब से इंक्रीमेंट करते रहेंगे और आप हमारे यहाँ परमानेंट काम करते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो हमको जॉब सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप आज गए और आपको कल निकाल दिया जाए। लोगों के अंदर ये बहुत डर होता है कि अगर मान लीजिए हम ज्वाइन कर लें और कल को हमको निकाल दें, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि
आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप वो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रो करने वाली फील्ड है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। आप नियमित अपने आप को अपडेट रखिए, नियमित चीज़ों को सीखते रहिए और आप बहुत अच्छी वेतनमान पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो पहला पद हमने देखा डेटा एनालिस्ट का, जिसकी जो आरंभिक सैलरी हमारे पास होती है वो 8 से 10 लाख रुपए और कहीं न कहीं से ज़्यादा भी होती है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके की ऑर्गेनाइज़ेशन में और किस तरीके के अध्यापकों से किस तरीके के माहौल में आपने शिक्षा ग्रहण करी है। अगर आपको बहुत अच्छा अनुभव है, आपको अच्छा ज्ञान हो गया है, आपको सांख्यिकी का बहुत अच्छा ज्ञान है, कंप्यूटर की पे बहुत अच्छी पकड़ है और बिज़नेस जो है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहे हो, तो आपको इससे भी कहीं ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अखबारों में आता है कि आईआईटी में लोगों को 5 करोड़ का पैकेज लगा, 10 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ का पैकेज लगा, 80 लाख का पैकेज लगा, ठीक है? तो ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हो रहा है, ये आज के समय में हो रहा है। अभी जैसे आप लोगों ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस देखी, वहाँ पे जो डेवलप करने वाली जो कंपनी हमारे पास थी ओपन एआई। रविंद्र जी, मैं भी आप इसमें बहुत अच्छा जानकारी देंगे आगे चल के मुझे उम्मीद है। तो जैसे ओपन एआई का जो सीईओ थे, उन्होंने क्या किया लोगों को 100-100 करोड़ रुपए के पैकेज दिए हुए हैं, क्योंकि वो किसी एक इस बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सैलरी 100 करोड़ में उन्हें दिया हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से आप आईआईटीज़ में देख रहे हो, आईआईटीज़ में मिनिमम सैलरी जो होती है आप जब कभी भी कोई कंपनी रिक्रूटमेंट करने के लिए जाती है तो मिनिमम सैलरी हमारे पास 24 लाख रुपए होती है, आप उससे नीचे सैलरी नहीं दे सकते हो वहाँ के लोगों को। तो सोचिए अगर आप अगर ऐसी जगह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टीच किया गया है, जरूरी नहीं कि आप आईआईटी से ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही हो, जरूरी क्या होता है आपकी शिक्षा, आपका कौशल, आपके अंदर क्या दक्षता है। आपकी दक्षता हो सकती है आपकी सांख्यिकी में दक्षता अच्छी हो सकता है कि आपकी प्रोग्रामिंग में दक्षता अच्छी हो, उसके आधार पे ही आपको एक बड़े तरीके की सैलरी मिलती है। फिर आते हैं कुछ पद और हम लोग देख लेते हैं, समय के अभाव में हम लोग थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं। फिर हमारे पास जैसे और पद हैं जूनियर डेटा साइंटिस्ट जिसकी सैलरी 8 से 12 लाख रुपए होती है, डेटा साइंटिस्ट 12 से 16 लाख रुपए होती है, सीनियर डेटा साइंटिस्ट हमारे 18 से 22 लाख रुपए पे आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट हमारे 10 से 15 लाख पे आते हैं। तो अलग-अलग तरीके के हमारे पास यहाँ पे बहुत से पद हैं, जहाँ पे उनके हिसाब से एक बहुत ही आरंभिक सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है और ये सैलरी बहुत वेरी करती है, बहुत ही मतलब हर व्यक्ति की अपने स्किल सेट, अपने नॉलेज, अपनी दक्षता के हिसाब से ही बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है? इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि ये चौथा पे ग्रेड है तो आपको सैलरी 25,000 रुपए मिलेगी। आप 7वें वेतन में आप आते हो तो आपको सैलरी 1 लाख रुपए मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपके कौशल पे आपकी जो प्रगति होती है, आपकी सैलरी में उसी तरीके की उन्नति होती रहती है, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग इसमें कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? अलग दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया, हमने समझ लिया कि डेटा साइंस क्या है, क्या-क्या हमारे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और किस तरीके के सैलरी हम अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे छात्र होंगे, बहुत सारे लोग छात्रों के गार्जियन होंगे, ठीक है? या फिर हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो एक समाज में बड़ा अच्छा पद रखते हैं और वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर की ही नौकरी में जाइए। हो सकता है कि आप इस तरीके के कोर्स को करें और एक अच्छे तरीके के करियर में आप जा सकें, ठीक है? तो कैसे लोग इसमें आ सकते हैं? तो जैसे हमारे पास क्या है स्नातक के छात्र, तो किसी भी विषय में हो आप अगर स्नातक किए हुए हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर या सांख्यिकी इनमें से कोई विषय है, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि आप बस उसी सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी स विषय से आपने पास किया हुआ है, आप इस कोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। फिर हमारे पास होते हैं इंजीनियरिंग के छात्र, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से निकल कर के आए हुए होते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी है, उसको डेटा साइंस की मदद से हम कैसे अलग-अलग जगहों पे यूज़ करें और कैसे हम बहुत अच्छी जॉब में जा पाएँ। उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉब में हैं, वो हमसे क्या सीख सकते हैं, वो डेटा साइंस से क्या सीख सकते हैं जिससे क्या हो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। आज के समय में लगभग सभी लोगों ने यूट्यूब देख लिया होगा और आपने बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट देखा होगा कि आप हमसे जुड़िए, आपकी सैलरी दोगुना हो जाएगी। आपको मैं एआई सिखा दूँगा, आपकी सैलरी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे आपने बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट देखे होंगे, ठीक है? बी10x करके हमारे पास वेबसाइट है, ऐसे ही हमारे पास भी बहुत सारे ऑफ़र्स हैं। अलग-अलग जगहों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लोग आपको ये बताते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हम
हम आपकी सैलरी 2 गुना करा देंगे, आप हमसे बोलिए 4 गुना करा देंगे, तो वो कैसे कह पाते हैं? क्योंकि उनको पता है, उनके पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो आपको उन कोर्सेज़ पे ट्रेनिंग देंगे और उन कोर्सेज़ को सीखने के बाद आपकी सैलरीज़ वाक़ई में उस तरीके की हो जाएगी। तो जैसे आईटी के लोग हैं, वो अपने स्किल्स को, प्रोग्रामिंग को और एनालिसिस को यूज़ कर के अच्छे पदों पे जा सकते हैं। जो लोग एनालिटिक्स में काम करते हैं, जो रिसर्च के फील्ड में हैं, वो बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? अभी थोड़े दिन पहले की बात अगर बताएँ तो डेटा साइंस की फील्ड से नोबेल प्राइज़ लोगों ने अचीव किया हुआ है। एक बायोलॉजिस्ट ने नोबेल प्राइज़ अचीव किया है और उसने डेटा साइंस को यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो सोचिए कि एक बायोलॉजी पढ़ने वाला आदमी, एक केमिस्ट्री की जानकारी रखने वाला आदमी और उसने नोबेल प्राइज़ को अचीव किया हुआ है, कैसे? डेटा साइंस को यूज़ करके, ठीक है? फार्मा का बच्चा हो, चाहे वो लाइफ साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ता हो, चाहे वो हिस्ट्री का बच्चा हो, ठीक है? वो इसको अच्छे से सीख सकता है और उसकी एनालिसिस करने के जो जितने भी पायदान हैं, उन सारे पायदानों को अच्छे से समझ के अपने करियर को उसमें एस्टैब्लिश कर सकता है। सरकारी कर्मचारी हो या चाहे गाँव या कस्बे का कोई भी बच्चा हमारे पास हो, ठीक है? वो सारे लोग एक अच्छी स्किल्स को सीख सकते हैं, जो भी स्किल्स होती हैं, जैसे हमारे पास मैंने बताया डाटा साइंस के लिए 2 पहलू, मैथमेटिक्स जिसके अंदर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आती है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। इन 3 चीज़ों को सीख करके वो भी बहुत अच्छा अपना करियर बना सकता है। और बहुत अच्छी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक ऐड मैं करना चाहूँगा बात, तो जैसे हमारे पास बहुत सी जॉब्स होती है जहाँ पे हमको रेगुलर बेसिस पे एक ऑफ़िस में जाना रहता है, तो आपको डाटा साइंस सीखने के बाद ये बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप हो सकता है कुछ ऐसी जॉब्स हैं, जहाँ पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए, जब आपके पास समय हो आप अपनी स्किल का यूज़ करिए और एक नियमित जॉब को परफ़ॉर्म करके आप एक सर्टेन अमाउंट की सैलरी को अचीव करिए, ठीक है? तो डाटा साइंस एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को, उनकी जॉब को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि हाँ, हम तो जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जॉब क्या है? हम एक रोबोट हो गए हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम किसी के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारा सोशल दायरा एकदम खत्म हो गया है। तो आप उस दायरे को एकदम खत्म कर सकते हो अगर आप इस तरीके की स्किल सेट को अपने अंदर रखते हो, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे बने डेटा प्रोफेशनल? तो मैंने पहले भी बताया है कैसे बने डेटा प्रोफेशनल, तो आपको गणित और सांख्यिकी के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा सीखना है, जिससे आप जो एनालिसिस के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, आप उनको समझ सकें कि किसमें क्या चीज़ हमको लगाना है, किस तरीके के फार्मूला हमको रन करना है। उसी तरीके से उन फार्मूले जो हमने गणित में पढ़े हैं, सांख्यिकी में पढ़े हैं, उनको कैसे यूज़ करें कि हमारा डाटा उसमें जाए और हमको एक अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आर हो गया, पाइथन हो गया, ऐसे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जैसे सैस हो गया, मैटलैब हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है? इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ पे हम काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और हम अपने करियर को बना सकते हैं। इसके साथ-साथ में आप वास्तविक जितने भी रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट हैं, उन पे आप काम करिए। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को मॉल खोलना है, तो अगर आप उसकी रियल में मदद किए एक बार डेटा एनालिसिस करके, तो आप इस बिज़नेस में आपका हाथ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी भी बिज़नेस को खुलवाने के लिए डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे हुए होंगे। तो इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है जिससे मुझे आगे चल के शेयर मार्केट में ये पता करना है कि कल हमको प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा। अगर मान लीजिए आपने इस पे अच्छे से काम कर लिया, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा करियर मिल जाए, क्योंकि ये क्या है, ये एक बड़ा-सा रियल सा प्रोजेक्ट है, ठीक है? और डेफ़िनेटली आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा और उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको बहुत ही सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। क्योंकि ये फ़ील्ड चूँकि बड़ी नई है, तो लोगों के अंदर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कोई कुछ भी पढ़ ले रहा है, जैसे हमारे पास यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं और लोग कहीं पे भी जाकर के कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से क्या होगा, लोग भ्रमित रहेंगे, लोग एक सीक्वेंस में जो चीज़ें पढ़नी हैं, कैसे यूज़ करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं हो पाएगी। इसलिए मार्गदर्शन सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आप एक अच्छी जगह से मार्गदर्शन लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। सो आप मेरा टॉपिक यहीं तक था। सो धन्यवाद रविंद्र जी, अगेन आपने मुझे बुलाया और आपने शहर के लोगों से मुझे जुड़ने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा प्रोवाइड की जा रही बाराबंकी.org की तरफ से जो भी शिक्षाएँ प्रोवाइड करी जा रही हैं युवाओं को, उनके फ्यूचर को लेकर के, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ धन्यवाद। रविंद्र जी, मिलते हैं फिर आराम से। ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच। आपने आपने बहुत बहुत सरल सरल भाषा भाषा में
डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट किया किया और और उम्मीद उम्मीद है है हमारे हमारे ऑडियंस ऑडियंस को को चीज़ें चीज़ें समझ में समझ आए। में आए। मेरा मेरा कंसर्न ये कंसर्न ये रहेगा रहेगा कि कि आगे आगे चलकर चलकर हम हम डेटा डेटा साइंस साइंस में में कंटिन्यू कंटिन्यू इस इस तरह तरह की की वर्कशॉप वर्कशॉप करें करें जिसमें जिसमें हम हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, टूल्स टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी उनको उनको कैसे कैसे यूज़ यूज करना है, करना है, कैसे कैसे डिप्लॉय डिप्लॉय करना है, करना है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाना है। बनाना है। तो तो ये ये हम हम अपने अपने ऑडियंस ऑडियंस को, को स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को, को सीखने सीखने वाले वाले दोस्तों को दोस्तों को आपस आपस में में शेयर शेयर करें, करें, जिससे जिससे अगर वो अगर वो जॉब कर जॉब रहे कर हैं रहे हैं तो तो वो वो और ग्रो और ग्रो करें। करें। और और सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है है कि कि उनका उनका स्किल स्किल सेट सेट तेज़ी से तेजी से इम्प्रूव हो, इम्प्रूव हो, क्योंकि क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है शिफ्ट है काफ़ी काफी तेज़ी से तेजी से बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। अगर अगर आज आज आप एक आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी पे काम कर काम रहे कर हैं रहे हैं तो तो आपकी वो आपकी वो प्रीवियस प्रीवियस लर्निंग है। लर्निंग है। आपको आपको आगे आगे जाना है जाना है 2025 के 2025 के आगे, आगे 2028 की 2028 की मार्केट मार्केट कैप्चर कैप्चर करना करना है, है, 2030 की 2030 की मार्केट मार्केट कैप्चर कैप्चर करना है। करना है। तो तो नया नया स्किल स्किल सेट सेट बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। और और ये ये जर्नी जर्नी एक दिन एक की दिन की नहीं, नहीं, सीखना है, सीखना है, सिखाना है सिखाना है और और आपस आपस में में कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करना है। करना है। सबसे सबसे बेटर बेटर होगा ये होगा ये कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रहे रहे और और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इस चीज़ चीज पे पे हमारा हमारा डिस्कशन डिस्कशन चलता चलता रहे, रहे, हम हम डिमॉन्स्ट्रेशन डिमॉन्स्ट्रेशन करें करें टूल्स और टूल्स और टेक्नोलॉजीज का। टेक्नोलॉजीज का। और जो और भी जो भी न्यू न्यू एस्पायरेंट्स हैं एस्पायरेंट्स हैं उनको उनको ये ये क्लैरिटी हो क्लैरिटी जाए हो कि जाए कि इसका इसका कंप्लीट कंप्लीट रोड रोड मैप क्या मैप है। क्या है। अगर आज अगर आज बीटेक का बीटेक कोई का कोई स्टूडेंट स्टूडेंट है है तो तो उसको उसको एक एक ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है कि होती है उनके कि पास उनके पास प्रॉपर रोड प्रॉपर मैप रोड नहीं मैप नहीं होता है। होता है। दे आर दे आर नॉट नॉट हैविंग हैविंग प्रॉपर रोड प्रॉपर रोड मैप मैप बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दिस दिस दे दे आर आर लर्निंग लर्निंग हियर एंड हियर देयर। एंड देयर। तो तो उससे उससे टाइम टाइम किल किल होता है होता है और और स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड उनके उनके पास पास टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी या टूल्स की टूल्स की जानकारी नहीं जानकारी नहीं होती। होती। तो तो हमारा हमारा प्रयास यही प्रयास यही रहेगा रहेगा कि हम कि हम वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास क्लास एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, बुलाएंगे, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स पे काम काम कराएंगे, कराएंगे, प्लस प्लस नॉलेज को नॉलेज को शेयर शेयर करेंगे। करेंगे। और और ये ये एक एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट है। हमारे हमारे बहुत सारे बहुत सारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हेल्प कर हेल्प रहे कर हैं रहे हैं और और आपको हम आपको हम फिर फिर कई कई सारी सारी वेबिनार्स में वेबिनार्स में बुलाएंगे और बुलाएंगे आगे और आगे कोशिश कोशिश करेंगे कि करेंगे आप कि आप कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स पे काम काम कराएं, कराएं, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट डायरेक्ट सेटअप सेटअप स्क्रैच से स्क्रैच से बताएं, बताएं, जिससे जिससे लोग लोग सीखें सीखें और आगे और आगे बढ़ें। बढ़ें। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच एवरीवन एवरीवन फॉर फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइनिंग अस। आगे की आगे की क्लासेस में क्लासेस आप में आप आइए आइए और अपने और अपने फ्रेंड्स में फ्रेंड्स भी में भी शेयर शेयर करिए, करिए, क्योंकि क्योंकि बाराबंकी बाराबंकी डॉट डॉट org org एस्कॉन इन्फो एस्कॉन इन्फो सिस्टम का सिस्टम का एक एक टेक्निकल और टेक्निकल और एजुकेशनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है और और हम हम अराउंड अराउंड 92 92 कंट्रीज कंट्रीज में में अपने अपने एजुकेशनल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स को सर्विसेज सर्विसेज को को फ्लोट कर फ्लोट रहे हैं कर रहे हैं इन इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, नॉट इन नॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश, इन इन तमिल, तमिल, मराठी, मराठी, जर्मन, जर्मन, अलग 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 भाषाओं में। भाषाओं में। तो तो एक एक हमें हमें प्रॉपर प्रॉपर नेटवर्क में भी नेटवर्क में काम भी करना काम है करना है, जिससे जिससे ग्लोबल ग्लोबल कनेक्शन कनेक्शन हमारा हमारा बढ़े। बढ़े। और जो और जो मोटो है मोटो है कि कि लोकल से लोकल से ग्लोबल ग्लोबल कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, दैट इज द दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन एवरीवन फॉर फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइनिंग अस। We will वी विल connect कनेक्ट again अगेन in इन different डिफरेंट webinars. वेबिनार्स। Thank you. थैंक यू।